हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू विंग्स एक उड़ान। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है इस लेक्चर सीरीज़ में, जहां पर हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट है सोशियोलॉजी का, उसकी डिस्कशन कर रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है ओवरऑल भी, और यूनिट फर्स्ट का भी आज थर्ड लेक्चर है, जहां पर हम यूनिट थर्ड के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 लेक्चर ज़रूर आप हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसी यूट्यूब चैनल विंग्स एक उड़ान पर आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर लेक्चर 1 और 2 मौजूद है, जो आपको हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग दी अपकमिंग लेक्चर। ये चाहे थर्ड लेक्चर हो या आने वाला कोई भी लेक्चर हो, उसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो है वो पहले 2 लेक्चर्स से रहेगा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3 में जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है सर, वो रहने वाला है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। सो बेसिकली ओवरव्यू अगर मैं आपको दूँ इस पूरी के पूरे लेक्चर का जो रहने वाला है, इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन दरअसल होता क्या है। व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द टर्म सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। फिर हम समझेंगे कास्ट, क्लास और कैसे ये बेसिस बनते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का भारत के अंदर। ये जो है वो हमारा पूरा का पूरा आज का डिस्कशन इस पर्टिकुलर लेक्चर में रहने वाला है। दोस्तों, सोशल और स्ट्रेटिफिकेशन ये 2 शब्दों से बनता है। सोशल जो कि सोसाइटी रिलेटेड है, स्ट्रेटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली एक ओवरऑल डिविजन्स है। जब हम बात करते हैं डिविजन्स की, तो वो डिवीजन किसी भी आधार पर हो सकता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली एक ओवरऑल सोसाइटी में कितनी डिविजन्स हैं, कैसे लोग खुद को एक दूसरे से अलग समझते हैं। इवन दो गोइंग बाय द बायोलॉजिकल अपीयरेंसेस या गोइंग बाय द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम बायोलॉजिकल तौर पे देखें तो हर इंसान जो ऑल द ह्यूमंस आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ओनली। या तो वी आर मेल या वी आर फीमेल। लेकिन यहाँ पर एक और स्ट्रेटिफिकेशन है जो मेल या फीमेल के बियॉन्ड है सर। उसकी अगर मैं बात करूँ, ये तो एक बायोलॉजिकल नेचुरल स्ट्रेटिफिकेशन था। उसके अलावा हमने सोसाइटी के अंदर बहुत सारी और स्ट्रेटिफिकेशंस और डिविजन्स क्रिएट करी, जिनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर मैं एक ओवरव्यू, एक इंट्रोडक्शन की बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सर कहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अगर हम इस कॉन्स्ट्रक्ट को समझें सर, नॉर्मल सिचुएशन या एक आइडियल कंस्ट्रक्ट जो है वो हमेशा से इंसान का रहा है इगैलिटेरियन सोसाइटी का। आई होप आपने ये टर्म कभी सुना होगा। बेसिकली इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेट मी टेल यू। इगैलिटेरियन सोसाइटी जो है सर, वो कहती है कि हर व्यक्ति, हर सोसाइटी, हर सोशल जो ग्रुप है वो होना चाहिए, उसके अंदर किसी भी प्रकार की इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। हमेशा से ही इंसान जो है वो चाहता था एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, जहाँ पर ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। हमेशा से हमारी चाहत जो है वो ये रही कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पर सब एक बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। बट सर, अगर हम ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझें तो ये जो है ये कभी भी फुली अचीव्ड नहीं रहा। वी हैव नेवर अचीव्ड दिस इन टोटैलिटी। हमने कभी भी, आज की बात नहीं है सर, आज से 10 साल पहले, आज से 50 साल पहले की नहीं है सर, इतिहास उठा करके देख लीजिए, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं थी जिसमें स्ट्रेटिफिकेशन, डिस्टिंक्शंस, डिफरेंसेस नहीं थे। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं थी जहां सब जो हैं वो इक्वल हों। तो ये हमेशा से एक आइडिया बन कर के रह गया जो कभी अचीव नहीं हो पाया। जब हम इन रियलिटी आते हैं, जब वास्तविकता में हम देखते हैं, तो सर ये चीज़ समझ आती है कि इस सोसाइटी के अंदर जिसमें हम चाहते हैं इनइक्वालिटीज़ ना हो, वहाँ पर बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस जो है वो सामने आते हैं। अब ये कैसे पता चलता है सर, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं दुनिया के अंदर जो काम करती हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सर ये वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो
समय समय पर कुछ ऐसे रिपोर्ट्स, कुछ ऐसे इंडाइसेस लेकर के आते हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। ये सब चीज़ें जो है, इस तरीके की रिपोर्ट्स, इस तरीके के इंडाइसेस जो है वो समय समय पर आते हैं, जिसमें कुछ नेशंस जो हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ नेशंस का परफॉर्मेंस उसमें उतना अच्छा नहीं होता है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है कि भैया जो नेशंस अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर इनइक्वालिटी कम है, वहाँ पर लोग अच्छे तरीके से आसपास मिलजुल के रहते हैं, उसमें डिफरेंसेस नहीं है सोसाइटी में, और कई जगहों पर डिफरेंसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब सर क्या होता है कि बेसिकली अगर मैं इन दी हार्ट ऑफ दिस देखूँ ना, तो मेजरली जो स्ट्रेटिफिकेशंस है वो रिलेटेड टू वेल्थ होते हैं। तो कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, वो वेल्दी क्लास कहलाती है, कुछ लोगों के पास कम पैसा है, दे आर सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम पावर्टी। सो इंटरनेशनली, चाहे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, सबका एक ही कॉन्सेप्ट या सबका एक ही टारगेट रहता है कि ये जो इनइक्वालिटीज़ है वो कम होनी चाहिए, और एक इगैलिटेरियन सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जहाँ पर सब लोग बराबर हों। तो ये एक ओवरव्यू है दोस्तों। अगर इसको हम ध्यानपूर्वक समझें तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू टेल यू सर, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये दरअसल होता क्या है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है सर? ये एक डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स है। इट इज अ डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पर एक डिफाइंड अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स है जो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं सर? यहाँ पर एक हेरार्किकल स्ट्रक्चर बना। हेरार्की का मतलब क्या है? एक टॉप पर है, कुछ लोग उनके नीचे हैं, फिर उसके नीचे हैं। सो इस तरीके से एक टॉप पोजीशन है, फिर बॉटम पोजीशन, इस तरीके से एक हेरार्किकल स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। इस हिरार्किकल स्ट्रक्चर का रोल क्या है सर? व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस हिरार्किकल स्ट्रक्चर, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये हिरार्की बनती कैसे है, ये स्ट्रक्चर क्रिएट कैसे होता है? तो सर ये जो हिरार्किकल स्ट्रक्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये बनता कैसे है सर? ये इज़ बेस्ड अपॉन, दिस हिरार्किकल स्ट्रक्चर इज़ बेस्ड अपॉन क्राइटेरियाज। क्या क्राइटेरिया है सर? इसमें क्राइटेरिया में आता है वेल्थ। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो इस हिरार्की में ऊपर होगा, वो वेल्दी है। जिसके पास जो ज़्यादा एफिलुएंट है, ज़्यादा पैसे वाला है, ज़्यादा धन दौलत वाला है, वो एक अलग से स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो फॉर्म कर लेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो पावरफुल है, सो पैसा एक क्राइटेरिया है, पावरफुल एक क्राइटेरिया है, जेंडर एक क्राइटेरिया हो सकता है, सो महिलाओं का अलग ग्रुप हो गया, पुरुषों का अलग ग्रुप हो गया। इसके अलावा सर पावर है, जेंडर है, वेल्थ है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एथिनिसिटी। एथिनिसिटी बेसिकली अपने अंदर इंक्लूड करता है लैंग्वेज को, कास्ट को, कौन कौन किस भाषा से बिलोंग करता है। सो हमने अपने आसपास बहुत बार देखा है कि स्टेट्स के अंदर डिफरेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट होता है कि भैया मराठी बोलने वाले लोग जो हैं वो अपने आप को एक ग्रुप मानते हैं, जो मराठी नहीं बोलता वो उनको दूसरा ग्रुप मानते हैं। सो लैंग्वेज हो, कास्ट हो, ये सब जो है वो कहीं ना कहीं एथनिसिटी जो है वो फॉर्म करते हैं। आई होप वी आर गेटिंग। सो एथनिसिटी बेस्ड हो, पावर बेस्ड हो, जेंडर बेस्ड हो, वेल्थ बेस्ड हो, यहाँ पर सोसाइटी के अंदर एक सोशल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट किया करती थी। ये एक ओवरव्यू है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। अब सर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को अलग अलग लोगों ने, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग पर्सपेक्टिव से जो है वो डिफाइन किया है। एग्जाम्पल के तौर पर सर दो इम्पॉर्टेंट सोशल थिंकर्स, टू प्रोमिनेंट सोशल थिंकर्स, इनके बारे में अगर हम बात करें सर, एक है इसमें कार्ल मार्क्स और दूसरे हैं मैक्स वेबर। इन्होंने अपने तरीके से सोसाइटी के अंदर इस स्ट्रेटिफिकेशन को या इस डिवीजन को डिफाइन किया है। अब जब हम बात करते हैं सर कार्ल मार्क्स का जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव था, या कार्ल मार्क्स का जो स्ट्रेटिफिकेशन का पर्सपेक्टिव था, उन्होंने कहा कि सर सोसाइटी के अंदर जो डिवीजन है उसका क्राइटेरिया है इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक कारण कैसे एक सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सर सोसाइटी जो है वो दो तरीके के लोगों में डिवाइडेड है।
वो डिविजन्स जो हैं इट इज़ रिलेटेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। प्रोडक्शन क्या होती है सर, ये बात कर रहे हैं उस समय की जहाँ पर सोसाइटी के अंदर एक कैपिटलिस्ट क्लास डेवलप हुई। सो उन्होंने कहा कि सर पूरी की पूरी सोसाइटी जो है उसके क्राइटेरियाज इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो सोसाइटी को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। एक वो लोग हैं जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, जिसमें के फैक्ट्री के ओनर आते हैं, जिसमें बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आते हैं। तो इनका कहना था कि सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट हैं जो पूंजीवादी लोग हैं, और दूसरा ग्रुप जो है वो वर्कर्स का है जो उन फैक्ट्रियों में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि डेफिनेटली कैपिटलिस्ट जो है वो एक बड़ा व्यक्ति है, एक बड़ा आदमी है जो वेल्थ को कंट्रोल करता है, जिसके कंट्रोल में ज़्यादा वेल्थ है। सो जो वेल्दी लोग हैं उनका एक ग्रुप बन गया, दैट बिकेम कैपिटलिस्ट ग्रुप। दूसरे वो लोग थे जो इतने अमीर नहीं थे कि वो खुद की फैक्ट्री बना सकते थे, उन्होंने किसी की फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। सो वर्कर्स का दूसरा ग्रुप बन गया। इसी तरीके से उन्होंने बोला कि इट इज़ नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू कैपिटलिस्टिक और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट और वर्कर्स जो है वो तो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में, जहाँ जिस इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज होंगी वहाँ पर कैपिटलिस्ट और वर्कर्स होंगे। कार्ल मार्क्स ने बोला कि इट इज़ नॉट ओनली विद इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, अगर हमारे पास एग्रेरियन इकोनॉमी भी है, एग्रेरियन इकोनॉमी भी है, तो उसके अंदर भी ऐसा एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर एग्रेरियन इकोनॉमी में ज़्यादा बड़ा व्यक्ति कौन है सर, यहाँ पर ज़्यादा बड़ा व्यक्ति है जो यूरोपियन सोसाइटी में जिसे फ्यूडल लॉर्ड कहते थे। अगर हम इसको इंडियन सोसाइटी से कंपेयर करें सर, जो ज़मींदार था, तो बेसिकली यहाँ पर भी इकोनॉमिक फैक्टर, ज़मींदारों का अपना एक स्ट्रेटिफिकेशन था, और दूसरी ओर थे यूरोपियन इकोनॉमी में जिनको सर्व्स या लेबरर्स कहा जाता था, उन्हीं को इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में या इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में दे वर कॉल्ड एज व्हाट, बंधुआ मजदूर, जो बॉन्डेड लेबर करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये कार्ल मार्क्स का ओपिनियन था कि सर सोसाइटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक ग्रुप वो है जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ओन करते हैं, जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए, कैपिटलिस्ट हो गए, और दूसरे वो लोग हैं जिनके पास एक ही ऑप्शन है, वो उन कैपिटलिस्ट की इंडस्ट्रीज में उन फ्यूडल लॉर्ड्स की ज़मीनों पर काम किया करते थे। सो दिस वॉज कार्ल मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन द सोसाइटी। इसके अलावा सर जब हम आते हैं मैक्स वेबर पर, सो उन्होंने कार्ल मार्क्स के ओपिनियंस को काफ़ी हद तक उन्होंने एग्री करा कि वाकई में कार्ल मार्क्स सोसाइटी के बारे में, जो स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो डिवीजन का काम करते हैं उस पर वो एग्री करते थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस थे जहां पर उन्होंने कार्ल मार्क्स से अलग ओपिनियन जो है वो हमको दिया था। तो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कार्ल मार्क्स और वेबर का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन किस पे था। In order to understand how Max Weber, in his opinion of social stratification, was different from Karl Marx, कैसे मैक्स वेबर जो है उनकी डेफिनेशन या उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी अलग थी कार्ल मार्क्स की डेफिनेशन से, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो बेसिकली इवन ही वाज आल्सो ऑफ द सिमिलर ओपिनियन कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं रोल प्ले करते हैं, बट इट वाज नॉट जस्ट द इकोनॉमिक फैक्टर्स। उन्होंने इसको एक और फर्दर डिवीजन जो है वो दे दिया। वो फर्दर डिवीजन किस प्रकार का था, लेट्स अंडरस्टैंड सर। सो बेसिकली व्हाट वाज हैपनिंग, मैक्स वेबर ने बोला कि सर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है सोसाइटी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। उन्होंने उसके लिए 3 अलग अलग क्राइटेरियाज जो हैं वो प्रेजेंट किए। उन्होंने कहा कि सर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो वेल्थ पे डिपेंड करेगा, वो स्टेटस पे डिपेंड करेगा, और वो डिपेंड करेगा पावर के ऊपर। अब ये एट गोइंग बाय द फर्स्ट रीडिंग अगर पहली बार इसको पढ़ें तो एकदम से ये कहीं ना कहीं सिमिलर ही लगते हैं, बट सर कार्ल मार्क्स ने बोला कि सर एक क्लास जो है जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं, वो पावरफुल क्लास है या वो सोसाइटी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में टॉप पर आती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर सर अगर कोई एक प्रोमिनेंट लॉयर है, अगर कोई बहुत फेमस डॉक्टर है, तो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स डेफिनेशन ये लोग कैपिटलिस्ट नहीं है सर, दे आर नॉट द कैपिटलिस्ट, दे डू नॉट कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टिल
वो सोसाइटी में एक अच्छा स्टेटस एंजॉय करते हैं। उसका रीज़न क्या है सर? कोई भी प्रोफेशनल है, चाहे वो लॉयर है, डॉक्टर है, वो बाय द वर्चू ऑफ हिज प्रोफेशन वो एक अच्छी खासी सैलरी पाता है। वो अपनी प्रोफेशन के ही कारण एक हायर स्टेटस सोसाइटी में एंजॉय करता है। सो वेल्थ वहाँ पर जो है वो क्राइटेरिया बन गया, ये मैक्स वेबर का कहना था। सेकंड, उन्होंने कहा कि सर जो स्टेटस है, फॉर एग्जांपल एक ऑफिस के अंदर जो टॉप लेवल ऑफिशियल है, टॉप लेवल ऑफिशियल वो इस वजह से उस स्ट्रेटिफिकेशन में ऊपर नहीं है कि उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी या उसके पास वेल्थ बहुत ज़्यादा है। वो इस वजह से है क्योंकि बाय द वर्चू ऑफ हिज पोजीशन, फॉर एग्जांपल सर अगर एक ब्यूरोक्रेट है, एक आईएएस ऑफिसर है, एक आईपीएस ऑफिसर है, सो उसका सोसाइटी में वही रुतबा, वही सम्मान होगा जो शायद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का होगा। वेरेज बिजनेसमैन की मंथली इनकम शायद 1 करोड़ रुपए महीना हो, वेरेज आईएएस अधिकारी की सैलरी जो है वो उससे बहुत कम होगी। स्टिल वो भी एक टॉप लेवल स्टेटस इस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में पाएगा, सिंपली क्योंकि उसका स्टेटस जो है वो उसको हेल्प कर रहा है इस हायरार्की में ऊपर आने के लिए। देन थर्ड रीज़न जो, या थर्ड क्लासिफिकेशन जो मैक्स वेबर ने इस स्ट्रेटिफिकेशन के पीछे दिया, उन्होंने कहा कि सर पावर जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है, एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसके लिए उन्होंने एग्जांपल दिया विलेज हेडमैन का। गांव का जो सरपंच है सर, उनके पास एक पावर है जो उनको सोसाइटी में, उनको गांव के अंदर, उनको आसपास के इलाकों में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन देता है। यहाँ पर ना तो उनके पास वेल्थ है, ना ही उनके पास कोई बहुत ही बड़ा पद है, कोई बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ा स्टेटस है। स्टिल अपनी पावर के कारण वो इकोनॉमी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन, वो सोसाइटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन जो है वो ओन करते हैं। सो मैक्स वेबर का कहना था कि ये तीनों ही डायमेंशंस ऑफ पावर जो हैं वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को जो है वो कंट्रोल करते हैं। एक चीज़ उन्होंने और कही कि ये तीनों ही जो है वो इंटरकनेक्टेड है। सर ये ऐसा नहीं है कि वेल्दी आदमी जो है वो टोटली एक बड़े स्टेटस वाले आदमी से अलग होगा, एक पावरफुल आदमी जो है वो बाकी दोनों से अलग होगा, ऐसा नहीं था सर। उन्होंने कहा कि ये तीनों ही जो है वो इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। सो दिस वाज हिज डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। अभी तक जो हमने बात करी सर, हमने एक ओवरव्यू लिया कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेसिकली होती क्या है। अब समझेंगे कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को हम विटनेस कैसे करते हैं। ये तो बात आ गई, चाहे वो वेल्थ स्टेटस पार की थी, चाहे वो कैपिटलिज्म की थी, चाहे वो लेबर क्लास की थी। ये तो एक यूरोपियन नोशन या यूरोपियन आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था। वॉट वॉज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सर इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर हम टॉपिक का नाम पढ़ें तो ये सिर्फ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात नहीं करता सर, इट इज़ टॉकिंग अबाउट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। सो वॉट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट एंड क्लास। सो बेसिकली क्या कास्ट का कॉन्सेप्ट था, क्या क्लास का कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम स्टार्ट करते हैं सर, सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास की, सो क्लास क्या है? अगेन क्लास जो है वो रिप्रेजेंट करता है एक सोशल डिवीजन को ही। यहां पर क्या होगा, जो सिमिलर टाइप ऑफ वेल्थ ओन करते हैं। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन जो है वो दिया जाता है कि सर एक ग्रुप ऑफ पीपल हु पोजेस द वेल्थ which is valued by majority of people, he is considered to be at a upper class, higher class। तो क्या हुआ कि सर हर आदमी को एक बड़ा सा घर चाहिए, एक बड़ी सी गाड़ी चाहिए, लेकिन क्या हर आदमी को वो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर मिल पाता है? समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक छोटा सा ग्रुप होगा जिनके पास वो सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लोग लेना चाहते हैं। उसमें चाहे लग्जरियस कार्स होंगी, एक बड़ा सा बंगला होगा, फॉरेन में जाकर के वेकेशंस होगा। सो हर किसी को ये चाहिए, लेकिन सबको ये मिल नहीं पाता। सो समाज के अंदर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यार इस आदमी के पास वो सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं ड्रीम करता हूँ, जो मेरा डिज़ायर है। सो ये जो है ये उस व्यक्ति को या वैसे ही ग्रुप ऑफ पीपल को एक इंडिविजुअल क्लास में जो है वो डिवाइड करता है। सो बेसिकली सोसाइटीज़ के अंदर ये क्लास बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है, और ऐसा जो है वो इंडियन सोसाइटीज़ के अंदर भी आता है। अब इस क्लास सिस्टम का इम्पैक्ट जो है वो क्या होता है सर? यहाँ पर क्या होगा कि जब आप किसी एक क्लास से बिलोंग करेंगे ना, तो आपका बिहेवियर जो है वो उस क्लास के मेंबर से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अगर आप एक रिच क्लास में हैं
तो कहीं ना कहीं आपका जो रहन सहन है, आपका पहनावा है, आपका खान पान है, आपका बात करने का, काम करने का तरीका जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होगा उस क्लास के लोगों से। अगर आप अपर क्लास में आते हैं, आप रिच क्लास में आते हैं, तो आप इस तरीके का डिवीजन जो है वो क्लियरली इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलता है। हमें पता है सर, एक अपर क्लास या हाई क्लास सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। सो आज हम देखते हैं एक हाई क्लास, इसमें वर्ड यूज़ किया जाता है अपर क्लास पार्टीज़, हाई क्लास पार्टीज़, हाई क्लास कार्स, हाई क्लास होटल्स। उसके बाद आती है एक मिडिल क्लास। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो इंडिया के आज भी इस मिडिल क्लास में फॉल करती है। एंड देन वी हैव द लोअर क्लास। सो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन, अल्टीमेटली अगर हम देखें तो व्हाट लाइज इन द हार्ट ऑफ इट, इट इज़ बेसिकली क्लास किस वजह से डिफाइन हुई। अगर कोई व्यक्ति वो सब चीज़ें पोजेस करता है जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों से के द्वारा वैल्यू की जाती है, वो इस क्लास सिस्टम में टॉप पर आएगा। सो वो क्यों पोजेस कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ वेल्थ ओनली। सो कहीं ना कहीं क्लास के पीछे में जो क्राइटेरिया था दैट वाज वेल्थ ओनली। सर अगर हम कुछ साल पीछे जाएं तो इंडिया के अंदर क्लास एज द रेफरेंस पॉइंट फॉर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वो कोई बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट जो चीज़ थी वो क्लास नहीं थी सर, यहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंट चीज़ जो थी वो क्लास से भी ज़्यादा कास्ट थी, जाति। एक टर्म, एक स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है विद रेफरेंस टू, विद कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया, जाति जो कभी नहीं जाती। सो बेसिकली ये जो इकोनॉमिक रेफरेंस पॉइंट पे क्लास बेस्ड डिविजन्स है सोसाइटी के अंदर, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ये कुछ ही साल पुरानी है। इफ़ यू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, घर पे अगर बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, उनसे पूछिएगा कि क्या आपके टाइम पे कोई मिडिल क्लास या अपर क्लास या लोअर क्लास होता था, उन्हें इस तरीके की डिविजन्स नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही आप जाति की बात करेंगे, जैसे ही आप कास्ट की बात करेंगे, सो ये कॉन्सेप्ट जो है वो निकल करके आ जाएगा कि हाँ वाकई में क्लास का हमें नहीं मालूम है, लेकिन जाति के आधार पर जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो सोसाइटी में एक लंबे समय से एग्जिस्ट करती हुई आ रही है। तो सर दोस्तों, व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि जब इंडिया में स्ट्रेटिफिकेशन की बात आती है, सो क्लास से भी ज्यादा जिस चीज पे बात होती है दैट इज कास्ट। अनडाउटेडली इट इज द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक इन इंडिया। कास्ट शब्द जो है वो बेसिकली एक स्पेनिश वर्ड से आता है, जिस स्पेनिश में जिसको कास्टा कहा जाता है, जिसका मतलब ब्रीड होता है। अब सर है क्या, जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझते हैं, सो ये बेसिकली एक सोशल प्रैक्टिस बन चुकी है, कि समाज के अंदर एक रीति बन चुकी है जहां पर लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उसी तरीके से उनका वे ऑफ लाइफ भी जो है वो बनता है। नीडलेस टू से सर, हिंदुस्तान में एक वर्ना सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। वर्ना सिस्टम एक हिरार्किकल ऑर्डर क्रिएट करता है जहां पर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड एट अ टॉप। उन्होंने कहा कि समाज में जितने भी लोग हैं इस वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग वो 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। वो 4 ग्रुप्स कौन कौन से हैं सर? इस ग्रुप में सबसे टॉप पर आए ब्राह्मण्स, उसके बाद आए सर क्षत्रिय, उसके बाद आए सर वैश्य, एंड फाइनली द लोएस्ट वन इन दिस हायरार्की वर ब्राह्मण्स। और इसका जो है एक सोसाइटी के अंदर ये क्लियर का डिवीजन इंडियन सोसाइटी के अंदर क्रिएट कर दिया गया। इवन दो यहाँ पर इट मे बी टू मच टू डिस्कस, लेकिन यही कॉन्सेप्ट जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या पूरी की पूरी सोशियोलॉजी पढ़ते हुए डिस्कस करते हैं तो सर इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज जो है वो पुट फॉरवर्ड की गई हैं। पूरे के पूरे समाज को, पूरी की पूरी सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, अलग अलग ग्रुप्स में विभाजित कर दिया गया। सो जब किसी ने इसके पीछे का कारण पूछा कि सर रीज़न तो बताइए, आपने किस आधार पर लोगों को बांट दिया है। अब क्योंकि सर ऐसी कोई नेचुरल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। आई टोल्ड यू कि जेंडर जो है वो एक ऐसी स्ट्रेटिफिकेशन है जो नेचुरली एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग देर आर मेल्स, देर आर फीमेल्स, लेकिन ऐसी कोई बायोलॉजिकल या नेचुरल स्ट्रेटिफिकेशन कास्ट सिस्टम में या वर्ना सिस्टम में नहीं थी। सो इसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। और इंडिया के अंदर ये हमेशा से कॉन्सेप्ट रहा है कि जिस चीज़ को आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आप उसको डिवाइन ओरिजिन दे देते हो, यानी आप उसको दैव्य शक्तियों से, आप उसको भगवान से जोड़ देते हो ताकि कम लोग उसको क्वेश्चन करें। सो जब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का कॉन्सेप्ट आया तो लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि सर किसने डिसाइड किया? तो उसका जवाब ये मिला कि सर ये डिवाइन ओरिजिन है, दैव्य शक्तियों ने इसको जो है वो समाज को ये डिवीजन दिया था। ये जो डिवाइन थ्योरी है वो कहती है कि भगवान ब्रह्मा स्वयं धरती पर आए। सो उनके मस्तिष्क से, उनके
ब्रेन से ब्राह्मण्स जो हैं वो निकल करके आए, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने कहा कि सर ब्राह्मण लोग कौन है, जो समाज के अंदर प्रीस्ट हैं, टीचर्स हैं, जो लोग दिमाग से मस्तिष्क का काम कर रहे हैं, दे बिकेम ब्राह्मण्स। सेकेंड डिवीजन जो था वो क्षत्रिय का था। तो डिवाइन थ्योरी ने कहा कि जो लोग ब्रह्मा जी की भुजाओं से, बाजुओं से निकले, बाजुएं आर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो उन्होंने कहा कि जो लोग बाजुओं से आए वो वॉरियर्स बन गए, वो योद्धा बन गए, सो इट बिकेम द सेकंड क्लास क्षत्रिय। फिर उन्होंने कहा कि सर वैश्यस, ये वो लोग थे जो डिवाइन और थ्योरी के कारण, डिवाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी की थाइस से निकल करके आए थे। सो देवर दी वंस जो ट्रेडर्स थे, ये वैश्य हो गए। और लास्ट में उन्होंने कहा कि कुछ लोग थे जो उनके पैरों से निकल करके आए, इट बिकेम दी शूद्र, और शूद्रों को इस सोसाइटी में अनटचेबल करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि सर शूद्र जो है वो अनटचेबल है, उनके साथ तो किसी प्रकार का रिश्ता नहीं रखना है। ये बेसिक ओरिजिन ऑफ दिस वर्ना सिस्टम था। अब सर गोइंग साइंटिफिकली और लॉजिकली जाएं तो नो बडी हैज सीन दिस हैपनिंग, इट इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन कि ब्रह्मा जी आए और उनकी भुजाओं से लोग निकले। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को जो है वो वाइडली एक्सेप्ट नहीं करा, इस थ्योरी को, इवन दो लोग इसको क्वेश्चन करने से डरते थे क्योंकि इसको डिवाइन ओरिजिन दे दिया गया था। दिस हैज़ बिन प्रेवलेंट कि सर जो चीज़ में आपको लगता है कि आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, आप उसको डिवाइन ओरिजिन दे दीजिए। आप कोई सवाल करेगा कि यार हमें तो नहीं पता कब आए ब्रह्मा जी, किसने देखा ब्रह्मा जी को, तो उसका जवाब मिलेगा अरे तुम कौन होते हो भगवान पे सवाल उठाने वाले, पाप लगेगा तुम्हें। तो इस तरीके से लोगों की जो इस थ्योरी को लेकर के इवन दो वाइडर एक्सेप्टेंस नहीं थी, बट स्टिल एनी हाउ ये थ्योरी जो है वो प्रेवलेंट रही। उसके बाद सर इसी थ्योरी को एक और ओरिजिन से, दैट वाज बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट। सो डिवाइन ओरिजिन से ज़्यादा जो हमें कन्वीनियंट लगा या ज़्यादा हमें बिलीवेबल लगा वो था एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें कहा गया कि सर सिंपल सी बात है, कुछ लोग जो है टीचर्स का, प्रीस्ट का काम कर रहे थे, वो सबसे आदरणीय हो गए सोसाइटी के अंदर, सो उनको हमने ब्राह्मण्स कह दिया। जो लोग योद्धा थे, जो युद्ध करते थे, उन्हें हमें क्षत्रिय मान लिया। जो लोग ट्रेडर्स थे, व्यापारी लोग थे, उन्हें हमने वैश्य कह दिया। और जो लोग ऑड जॉब्स किया करते थे, फॉर एग्जांपल साफ सफाई करना, चमड़े का काम करना, मरे हुए जानवरों को ले जाना, इस तरीके के काम जो करते थे, उन्हें जो है वो शूद्र कहा जाता था। This was the overall division of caste system. So majority of the society was divided on the basis of this Varna system, जो कि इस caste system के आधार पर divided था। दोस्तों if you clearly see, I have used the term majority। यहाँ पर मैंने कहीं भी और एंटायरिटी में, टोटलिटी में सोसाइटी की बात नहीं करी है। व्हाट आई हैव टोल्ड इज मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन सोसाइटी इस क्लास में, इस कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड थे। क्यों? इसके पीछे रीजन है सर, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, द ट्राइबल पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड आउटसाइड द वर्ना सिस्टम। इतिहास कहता है कि जो जनजातीय समुदाय है, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो इस वर्ना सिस्टम से अलग जो है वो एग्जिस्ट करते थे। अब सवाल ये है कि सर सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस क्या था इस कास्ट सिस्टम का? तो सर यहां पर कास्ट सिस्टम एक हेरिडिटरी कॉन्सेप्ट बन गया। फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति है, वो प्रीस्ट थे, सो क्यों बाय द वर्च्यू ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट ही वॉज ब्राह्मण। लेकिन अगर ये ब्राह्मण का बेटा जो है वो बिजनेस भी कर रहा है या वो वॉरियर भी है, स्टिल ही इज कंसीडर्ड ब्राह्मण ओनली। सो यहाँ पर आने वाली जनरेशन्स जो है, हेरिडिटरी जनरेशन्स जो है, वो कहीं ना कहीं इस कास्ट सिस्टम के अंदर जो है वो एक ग्रुप का पार्ट बन गए। अब यहाँ पर क्या हुआ सर, जो लोग तो इस हायरार्की में टॉप पर थे वो डोमिनेंट क्लास बन के उभरे। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं सर, इतिहास के अंदर जितने भी मेजर रिवॉल्ट्स हुए हैं या समाज के अंदर जितनी भी एक सोसाइटल डिफरेंसेस या सोसाइटल इनइक्वालिटीज आई हैं, वो इन्हीं डिवीजन्स की वजह से आई हैं। ब्रिटिश सोसाइटीज़ में, यूरोपियन सोसाइटीज़ में क्या होता था सर, एक ज़मींदार थे जिनको हम फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे, उनका कॉन्फ्लिक्ट रहा है लेबरर्स के साथ में। इंडियन सोसाइटी में ब्राह्मण्स ने डोमिनेंट क्लास बन के सप्रेस किया लोअर क्लासेस को। तो इस तरीके से सोसाइटी के अंदर ओवरऑल जो पूरा का पूरा सिस्टम था वो कहीं ना कहीं सफ़र करता रहा ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अब दोस्तों देयर आर वेरियस थिंग्स जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कास्ट सिस्टम या क्लास सिस्टम जो है वो सोसाइटी के अंदर
इम्पैक्ट लेकर के आता है, क्या इससे रिपरकशंस हमें देखने को मिलते हैं. विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट एंड क्लास एंड हाउ these characteristics have impacted the Indian society. और इस भारत के अंदर जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है उसने कैसे इम्पैक्ट किया है लोगों के लाइफ को, लोगों के ऑक्यूपेशन को और हर वो चीज़ को जो सोसाइटी से रिलेटेड थी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस लेक्चर. विल बी मीटिंग अगेन in lecture number 4.